नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सैनी। आरएम एजुकेशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, अपन 9th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ लिए थे, जिसका नाम क्या था, जीवन की मौलिक इकाई। जिसका नाम क्या था, जीवन की मौलिक इकाई। और इंग्लिश के अंदर क्या था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको क्या कर लिए थे अपन, पूरा पढ़ लिए थे। उसके बाद जितने भी उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। उसके जितने भी क्या है अभ्यास क्वेश्चन है उनको क्या हल करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या बताया था मैंने, जीवन की मौलिक मौलिक इकाई। इसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कौन सा है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है उसके अंदर अंतर बताना है। तो प्लांट सेल के अंदर मैंने क्या बताया था उस चैप्टर के अंदर, प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। क्या बताया, प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। दूसरी बात मैंने क्या बताया था, प्लांट सेल के अंदर हरित लौह पाया जाता है और एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, हरित लौह एब्सेंट होता है। और तीसरी क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो रिक्तिका होती है वो प्लांट सेल के अंदर बड़ी होती है। रिक्तिका क्या बताया था मैंने, और रिक्तिका और क्या बोला था, रजदानियां। तो रजदानियां जो है या रिक्तिका है वो प्लांट सेल के अंदर बड़ी होती है और एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, छोटी होती है। एनिमल सेल के अंदर कौन छोटी होती है, रिक्तिका या रजदानियां। तो यही तो इधर इधर देखो, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका के अंदर तुलना करो। तो क्वेश्चन तो ये था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में निम्नलिखित प्रकार से तुलना की जा सकती है। किस प्रकार से की जा सकती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इधर पादप कोशिका में क्या है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, मैंने ये बता ही दिया। पादप कोशिका है उसके अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या है, एनिमल सेल है जो जंतु कोशिका, उसके अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। उसके बाद क्या है, हरित लौह इसके अंदर उपस्थित होता है प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद क्या है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, हरित लौह अनुपस्थित होता है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, छोटी रिक्तिका पाई जाती है। किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। ये समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, प्रोक्यूरेटिव कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं किस प्रकार से भिन्न होती हैं। प्रोक्यूरेटिव कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार से भिन्न होती हैं। इसका अंतर क्या है, प्रोक्यूरेटिव कोशिकाएं इधर है और यूकेरियोटिक कोशिकाएं इधर हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता वो कौन सी होती है, प्रोक्यूरेटिव। और जिनके अंदर केंद्रक सुस्पष्ट होता है वो कौन सी होती है, यूकेरियोटिक कोशिका। इधर क्या लिख रखा है, ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक बिना झिल्ली का होता है। अब बिना झिल्ली का केंद्रक होएगा, मतलब उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली न होगी तो या तो कम दिखाई देगा या सुस्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या होता है, इसमें अंदर सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। किसके अंदर, प्रोक्यूरेटिव कोशिकाओं के अंदर। और उसके अंदर क्या होती है, केंद्र के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसलिए क्या होता है, इसके अंदर इसमें सुस्पष्ट केंद्रक दिखता है। किसके अंदर, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है। उसके बाद क्या है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। किसके अंदर, जो प्रोक्यूरेटिव कोशिकाएं हैं उसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं वो अनुपस्थित होते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका है उसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जितने भी अंग पाए जाएंगे उनके ऊपर झिल्ली पाई जाएगी। ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रोक्यूरेटिव कोशिका के एग्जाम्पल क्या है, जीवाणु और नील हरित शैवाल। ये किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोक्यूरेटिव कोशिका के। और जो यूकेरियोटिक कोशिका उसका एग्जाम्पल क्या है, पादप एवं जंतु कोशिका। इसके एग्जाम्पल क्या है, पादप एवं जंतु कोशिका। उसके बाद क्या है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। ये मैंने चैप्टर में बताया था कि जब जो प्लाज्मा झिल्ली है वो फट जाए तो क्या होगा। इसमें अंदर क्या लिख रखा है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की बाहरी आवरण होती है। ये मैंने बताया था प्लाज्मा झिल्ली का और दूसरा नाम क्या है, प्लेज्मा झिल्ली का दूसरा नाम क्या है। एक तो उसको प्लेज्मा झिल्ली बोलते हैं या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन फट जाए तो क्या होगा, सबसे पहले तो देखना जो बाहरी झिल्ली होती है उसका नाम क्या है, प्लेज्मा झिल्ली। ये भारी आवरण होता है। उसके बाद क्या है, यह वर्णनात्मक पारगम्य, मतलब कि जो पदार्थ कोशिका के अंदर पदार्थ का आवागमन होता है वो किसी पदार्थ को अंदर जाने देती है, हर किसी को अंदर नहीं जाने देती। तो यही इसके अंदर लिख रखा है, देखो यह वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो कुछ पदार्थों को तो अंदर या बाहर जाने देती है, कुछ पदार्थों को तो अंदर या बाहर जाने देती है, जबकि कुछ पदार्थों को नहीं, कुछ पदार्थों को मतलब कुछ ही को ही जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। उसके बाद क्या है, इस प्रकार की प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार की प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो कोशिका की जीवित, मतलब जब प्लाज्मा झिल्ली फट जाएगी ना तो कोशिका जीवित रहना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद क्या, चौथा क्वेश्चन कौन सा है, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो
कोशिका के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बताया था कि वह गोल्गी उपकरण क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। अब वो नहीं होगा तो लाइसोसोम का निर्माण कहां से होगा। मैंने एक और बताया था गोल्गी उपकरण का क्या क्या है, जो भी अंतर्द्रव्य जालिका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर जो भी द्रव्य जो भी कुछ बनता है उसको क्या करता है वो उसके पास भेज देता है, किसके पास, गोल्गी बॉडी के पास। ये इसका कार्य क्या है, पैक करने का कार्य है, जो भी बनता है उसको पैक करता है। तो ये पैक करने का कार्य नहीं होगा, मतलब कि क्या है, इधर क्या लिख रखा है आंसर के अंदर, अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्गी उपकरण में पैक किए जाते हैं। उपकरण के अंदर क्या किए जाते हैं, पैक किया जाता है, मतलब पैकिंग कार्य कहाँ होता है, गोल्गी उपकरण के अंदर होता है। उसके बाद क्या है, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, और उसके कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। किसको, जो पैक किया गया वो जो भी चीज है उसको क्या क्या है, अंदर और बाहर कोशिका के अंदर भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या है, गोल्गी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण, गोल्गी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। तो मैंने बताया था कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ कहाँ, गोल्गी उपकरण के अंदर। तो गोल्गी उपकरण के अंदर गोल्गी उपकरण नहीं होगा तो लाइसोसोम का निर्माण होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका ये गोल्गी उपकरण नहीं होगा तो लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। उसके बाद गोल्गी उपकरण की पुट्टिकाओं में पदार्थों का संचरण, पदार्थों क्या होता है, संचयन और तथा रूपांतरण होता है। कहाँ, गोल्गी की जो पुट्टिकाएं बताई थी ना मैंने, जो समांतर क्रम में बताई थी, जो उसके अंदर क्या होता है, पदार्थों का संचरण और रूपांतरण होता है, तो वो नहीं होगा। उसके बाद क्या है, कुछ परिस्थितियों में गोल्गी उपकरण सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनाती है। उसके बाद क्या है, यदि गोल्गी उपकरण नहीं होने के पर उपयुक्त कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे, इसलिए कोशिका का जीवित रहना संभव नहीं होगा। समझ में आ गया नहीं क्वेश्चन, गोल्गी उपकरण नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा अंग जो बिजली घर है और क्यों है। मैंने बताया था कोशिका को कौन सा अंग जो बिजली घर है या क्यों है, मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसको पावर हाउस बोलते हैं या बिजली घर बोलते हैं। ये मैंने बिल्कुल सही तरीके से समझाया था। उसके बाद क्या है और क्यों, तो इधर देखो क्या लिख रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका कोई माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या है, बिजली घर है या पावर हाउस है, या क्या है, पावर हाउस। उसके बाद क्या है, श्वसन से मुक्त होने वाली ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में रूपांतरित होती है या संचित होती है, मतलब संचित होती है। उसके बाद क्या है, कोशिका में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में क्या करता है, ऊर्जा को उपलब्ध कराता है, इसलिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, खुद का डीएनए होता है और खुद के क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं। उसके बाद छठवां क्वेश्चन कौन सा है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया था कोशिका झिल्ली, पहले तो बताओ कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। तो इनका मतलब निर्माण कहाँ होता है, संश्लेषण कहाँ होता है, ये बताना है। तो मैंने बताया था अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर होता है। अंतर्द्रव्य जालिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके टाइप बताए थे, दो प्रकार के थे, कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे बोलेंगे, जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे बोलेंगे, जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम प्रेजेंट होंगे इसका मतलब क्या होगी, वो रफ होगी, और जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे वो स्मूथ होगी, सीधी सी बात यही है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर क्या दे रखा है, कोशिकाओं में उपस्थित अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अंतर्द्रव्य जालिका क्या है, दो प्रकार की होती है। अब कौन तो लिपिड का संश्लेषण करती है और कौन प्रोटीन का करती है, क्योंकि अंतर्द्रव्य जालिका वो उसके दो प्रकार है, कौन से, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और कौन सी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो दो प्रकार है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब चिकना और रफ का मतलब क्या है, खुरदरा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब अंतर्द्रव्य जालिका। ये समझ में आ गया ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, मैंने बता दिया, अभी बताया था कि जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए तो क्या होती है, वो रफ होती है। उसके बाद प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करते हैं, राइबोसोम। जहां प्रेजेंट हो वहां क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है, और कहां होता है, अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर। उसके बाद क्या है, जब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड का संश्लेषण करती है, और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो लिपिड का संश्लेषण करती है, लिपिड का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद क्या है,
इस लिपिड और फॉर्मेशन के से ही वो लिपिड और प्रोटीन से ही क्या बनी होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यही क्वेश्चन पूछा था। और ये क्यों बनी होती है, कैसे बनी होती है, मतलब कौन बनाता है, तो ये समझ में आ गया ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो ये भी बताया था मैंने उस चैप्टर के अंदर। अमीबा एक कोशिका जीव होता है, ये तो पता है ना। अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। उसके बाद क्या है, शरीर जिनका शरीर अनियमित होता है, मतलब उनका कोई आकार नहीं होता, वो किसी भी आकार में बदल सकते हैं, मतलब उनका एक निश्चित आकार नहीं होता। उसके बाद क्या है, अमीबा जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का आहार बनाती है। जल के अंदर जो जितने भी जीव पाए जाते हैं ना, उनको क्या बनाती है, आहार बनाती है। उसके बाद क्या है, यह आहार को पकड़ने के लिए क्या करती है, कूट पादों को चारों ओर से मतलब इकट्ठा करके उनको क्या कूट पादों के अंदर फंसा लेती है। कौन, अमीबा, उनको घेर लेती है। उसके बाद क्या, अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा कराती है। मतलब कि अमीबा है अपना भोजन किसके द्वारा कराती है, एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करती है। उसके बाद क्या है, एंडोसाइटिस विधि क्या होती है, एंडोसाइटिस विधि में प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर एक कप का आकार बनाकर एक गड्ढा बना लेती है, जिसमें जो भी वो जीव है, भोजन है, उसको क्या कर लेती है, अंदर ले लेती है। उसको क्या करती है, अंदर प्रविष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या है, यह खाद्यान्नी के रूप में ले लेती है, खाद्यान्नी मतलब भोजन के रूप में ले लेती है। उसके बाद क्या, खाद्यान्नी में भोजन के पाचन के बाद कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है। और उसके बाद जिसे क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। भोजन का जहां अवशोषण होता है वहां पर उसको क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। इसके बाद अवशिष्ट पदार्थ को कोशिका के बाहर निकाल दिया जाता है। जितना भी अवशिष्ट पदार्थ उसके बाद बचता है, स्वांगीकरण होने के बाद जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है वो बचता है, उसको क्या करती है, कोशिका बाहर निकाल देती है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, प्रासरण। प्रासरण को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है, क्या पूछा है, 8वां क्वेश्चन क्या है, ओस्मोसिस क्या है या प्रासरण क्या है। इसको देखो इधर, जब भी विभिन्न सांद्रता वाले 2 विलयन हो, अलग अलग सांद्रता वाले 2 विलयन ले लिए। उसके बाद क्या है, एक विलयन एक क्या होता है, सेमी परमिएबल को क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य। सेमी परमिएबल को क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसके द्वारा अलग किया जाता है। किसको, तो जब विभिन्न सांद्रता वाले 2 विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग किया जाता है। उसके बाद क्या है, तो विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। मैंने किशमिश वाला एग्जांपल दिया था, एग वाला जो अंडे वाला एग्जांपल तो दिया था मैंने, उसको चैप्टर के अंदर समझाया था, 5th चैप्टर के अंदर। तो इसमें क्या है, तो विलायक कम सांद्रता वाले गोल से अधिक सांद्रता की ओर जाने गति करने लगता है। उसके बाद क्या है, इस प्रक्रिया को प्रासरण या ओस्मोसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रासरण या ओस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद क्या है, इस प्रकार यह एक विशेष प्रकार का मिश्रण है जो द्रव के माध्यम से होता है, द्रव के माध्यम में होता है। विशेष प्रकार का मिश्रण है जो द्रव के माध्यम से होता है। उसके बाद क्या है, कोशिकाओं में जल का प्रवेश तथा निकास प्रासरण के द्वारा ही होता है। मतलब कोशिका के अंदर जल का अंदर जाना और बाहर निकला किसके द्वारा होता है, प्रासरण के द्वारा ही होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कायिक वृद्धि एवं मरम्मत है। तो किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताइए। अब एक बात बताओ मेरे को, मरम्मत के लिए, कोशिका की मरम्मत के लिए, जैसे मान लो कि अपने शरीर के अंदर घाव हो जाए, एक खड्डा हो गया, तो उसके अंदर क्या है, डेड सेल, तो या तो साइड के अंदर क्या होगा, डेड सेल बची, अब खड्डा हो गया, जब तक कोशिका सेल डिवीजन नहीं होगा तो खड्डा भरेगा कैसे। इसके लिए मतलब कोई भी वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए और जितने भी काम जैसे मान लो कि कायिक वृद्धि करने के लिए, मरम्मत करने के लिए किसकी जरूरत होती है, सेल डिवीजन की जरूरत होती है। उसके बाद क्या है, इसमें आंसर क्या लिख रखा है, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत है। तो कोशिकाओं को सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है किसका काम करने, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत के लिए। उसके बाद क्या है, इसमें प्रत्येक नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, मात्र कोशिकाओं की संख्या के समान होती है। उसके बाद क्या है, नई कोशिकाओं जीवों में वृद्धि एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी होती हैं। मतलब कि जो जैसे मान लो सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होने के बाद जो नई कोशिकाएं बनी, जो नई सेल बनी, उसके बाद वही क्या है, कोशिकाओं के जीवों में वृद्धि एवं मरम्मत के लिए क्या है, उत्तरदायी है। कौन, जो सेल डिवीजन के बाद जो नई सेल बनी वो क्या है, मरम्मत के लिए क्या है, उत्तरदायी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन आज के लिए इतनी है।
ये चैप्टर क्या होता है, अब जो 9th क्लास का 5th चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्या होता है, पूरा पूरा चैप्टर पूरा हो गया ये। उसके बाद अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टिश्यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारे नए वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।